तो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो रेकरिंग कई बार एग्जामिनेशन में आया है। एंड एज आई हैव सेड, ये टॉपिक जो है, इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं फिलोसफिकल सेक्शंस में जो बार बार एग्जामिनेशंस में आने की पोटेंशियल्स रखते हैं। तो दो ये टॉपिक यूपीएससी और कई एग्जामिनेशंस में कई बार आया हुआ है। बीपीएससी में भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिलते हैं, लेकिन जो ये टॉपिक है, ये जो ऐसे है, और ऐसे में अगेन एक थोड़ा सा टिंज है। ऐसे के जो इनिशियल लेक्चर्स है, मैंने बताया कि क्या ऐसे के डिफरेंट क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया मिथ है कि रियलिटी। मतलब सही में वुमेन मिथ, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? देखो, दो यहाँ पे एक एक वर्ड से मिथ और रियलिटी लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा डायमेंशन चेंज कर रहा है। मतलब ये पूरा, जब आप मिथ मानते हैं, जैसे कुछ लोग मानेंगे नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट सही से हुआ नहीं है, ये मिथ है, तो यू आर बेसिकली क्वेश्चनिंग दिस होल प्रेमाइस। ये पूरा स्टेटमेंट आप क्वेश्चन कर रहे हो। और अगर आप रियलिटी मानते हो कि नहीं हुआ है, तो बेसिकली तब आपको इसको प्रूफ करना होगा। यहाँ पे आप बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस, अगर मिथ मानते हो तो आप इस पूरे के पूरे ऐसे को क्रिटिकली एनालाइज करोगे, और अगर रियलिटी मानते हो तो आप एक्सप्लेन करोगे। इनफैक्ट जो, ऑब्वियसली चूंकि ये ऐसे है, ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, तो आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना होगा। आपको मिथ और रियलिटी के बीच का अप्रोच रखना होगा। तो कैसे ये बैलेंस अप्रोच हम लोग ऐसे में देखते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। जैसा मैं हमेशा करता हूँ, स्ट्रक्चर हम देखेंगे। स्ट्रक्चर आपको घर में याद करने के लिए है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के तीन भाग हैं, अभी तक आप लोग जान गए होंगे, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इसका सिग्निफिकेंस, इसके प्रोग्रेस जेंडर इक्वालिटी के साथ, और थीसिस स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिलोसफिकल ऐसे बेसिकली देते हैं, तो आप एक थेसिस स्टेटमेंट क्या होता है? थेसिस स्टेटमेंट टेक्निकली होता है वो स्टेटमेंट जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा का पूरा ऐसे जाएगा। मतलब आपने एक कंक्लूजन निकाला। अब जैसे आपसे पूछा गया कि वुमेन एम्पावरमेंट मिथ या रियलिटी है, तो आप इसको ना पूरी तरह मिथ कह सकते हैं, ना रियलिटी कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, अब इसमें कोई सुधार सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो हम लिखते हैं, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट चैलेंज रिमेन्स। इंप्रूवमेंट हुआ है जरूर, वुमेन एम्पावरमेंट रियलिटी है, बट देर आर लॉट ऑफ मिथ्स दैट नीड्स टू बी बर्स्ट। सो ये एक थेसिस स्टेटमेंट है जिसपे आपका पूरा का पूरा ऐसे रहता है। फिलोसफिकल ऐसे में ये थेसिस स्टेटमेंट को लिखना और इसके इर्द गिर्द अपने ऐसे को बुनना बहुत जरूरी है। चलिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं। वुमेन स्टेटस इन एंशिएंट मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया, कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, इनका एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। लीगल पॉलिसी स्टेटस, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो रियलिटी बनाते हैं। आर्टिकल 14, 15, 13D क्या होता है हम देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, और भी बहुत सारे स्कीम्स है जो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जेंडर पे गैप, वर्क डिस्क्रिमिनेशन, इन सबको हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे चैलेंजेस की, क्या चैलेंजेस है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, पैट्रियार्कियल माइंडसेट जो है, और जो कल्चरल बैरियर्स जो आज भी दिखते हैं, वो भी हम उसकी बात करेंगे। केस स्टडी, बिना केस स्टडी और सक्सेस स्टोरी दोनों। केस स्टडी आपको बेसिकली क्रिटिकली एनालाइज करेगा, सक्सेस स्टोरी बताएगा कि भैया रियलिटी क्या है। तो दोनों बहुत जरूरी है, दोनों एक्सपेक्ट्स को सपोर्ट करना यहाँ जरूरी हो जाएगा। और अगर ये वाला 6 नंबर जो पॉइंट है ना, ये आप माइनस कर देते हैं, आप ऐसे में नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में वो पंच नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। वो जो एक्स्ट्रा मार्क्स आप लेने वाले हैं ऐसे में, यहीं से मिलने वाला है। इसके बाद कंक्लूजन, प्रोग्रेस वर्सेस चैलेंज, नीड फॉर कलेक्टिव एफर्ट। जैसा मैंने बताया, कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेड और बैलेंस अप्रोच के साथ रहेगा। सिनॉप्सिस की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे में देखो कैसे लिख रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया इज बोथ रियलिटी एंड मिथ, while legal reform of education and economic opportunities have advanced women status, deep-rooted patriarchy and social barrier persist. So there is again a myth and reality, दोनों पैरेलल में चल रहा है। दो women excel in politics, business, sport, gender inequality remain prevalent in pay, safety and decision making roles. जबकि इन क्षेत्रों में वुमेन बढ़ी है, लेकिन फिर भी जेंडर इनक्वालिटी अभी है। केस स्टडीज ऑफ अचीवर्स लाइक किरण मजूमदार शॉ एंड मैरी कॉम हाईलाइट सक्सेस, बट चैलेंजेस लाइक क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सोशल स्टिग्मा, डिमांड रिफॉर्म एंड सोशल चेंज। तो जैसा मैंने बताया कि हमेशा इन तरह के एशेज में एक बैलेंस अप्रोच के साथ ही आपको एंड करना होगा। अब रियलिटी में हम लोग देखते हैं कि ये ऐसे कैसे कवर। देखो ऐसे बहुत सिंपल है, लेकिन इसका लिखना बहुत ट्रिकी हो जाता है।
इसलिए फोकस करना होगा पूरे ऐसे में। वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, मिथ और रियलिटी। वुमेन एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वुमेन विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ensure that women have freedom to make choices about their life. What is freedom? Freedom is basically all about making choices. अगर आपको फ्रीडम है तो आप अपनी चॉइसेस को खुद बना सकते हैं, यही तो फ्रीडम है, यही तो आप अर्न करते हैं। while India has made significant progress in empowering women through legal reform, policy initiative, deep-rooted societal norms and patriarchal structure continue to hinder their फुल पोटेंशियल। इंडिया ने बनाया जरूर है लीगल रिफॉर्म के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू, लेकिन जो डीप रूटेड सोसाइटल नॉर्म है, समाज के जो नॉर्म्स हैं, जिनको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, कल्चर नाम देते हैं, ट्रेडिशन नाम देते हैं, और जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रखा है जिसने इस पूरे जो रिफॉर्म है और जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, इनके जो चैलेंजेस हैं, इनको पूरी तरह लागू होने। जैसे एक एग्जांपल बड़ा अच्छा है कि भाई डाउरी के खिलाफ जो है बना रखा है कि भाई डाउरी नहीं लेना चाहिए, बट जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें डाउरी बेसिकली एक कॉमन नॉर्म्स है। तो इस तरह के सिनेरियोज जो है आपको वुमेन एम्पावरमेंट में दिखते हैं कि भाई लॉ तो बन चुका है, लेकिन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, और जिसको हम कह सकते हैं लॉ की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। दो ये पॉलिटी का क्लास नहीं है, लेकिन जब आप पॉलिटी या लॉ पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि लॉ का एक एक्सपेक्ट होता है कि भैया उसका कैसे फॉर्मेशन हुआ है, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। तो वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी वुमेन रिलेटेड लॉज को बहुत ज्यादा नहीं मिले। In many aspects, women empowerment appears to be a reality. We see women excelling in various fields, from politics to business. However, in other areas, it still remain a myth. A crime against women, workplace discrimination, cultural bias persist. The answer to whether women empowerment is India is myth or reality depends upon dimension through which we analyze the issue. तो obviously ये देखने का तरीका, आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं। This essay will explore women empowerment through sociological, political, philosophical, economic, and cultural lenses, while also looking at India's regional disparities। जैसा मैंने बताया है, हमेशा इंट्रोडक्शन में आगे का थोड़ा सा हिंट आपको दे देना है। द बिहार स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव एंड ग्लोबल कंपैरिजन इज आल्सो देयर। मैंने यहाँ बिहार के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव तो डाला ही डाला है, ग्लोबल कंपैरिजन भी। तो जैसे हम बात करेंगे यूरोप में कहानी कुछ और है, एशिया में कहानी कुछ और है, अफ्रीका में, तीन बहुत ही स्ट्राइकिंग डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कंपैरिजन जो मैंने बिहार और वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में यहाँ डाला है ना। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, चेंजिंग रोल, और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चीजों को क्लियर करने में बहुत, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको इन तरह के इश्यूज में तो जरूर ही डालना चाहिए, बिकॉज ये फिर कहानी का ना जो आपका स्टार्टिंग है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इन एंशिएंट इंडिया वुमेन वेर रेवर्ड एंड हेल्ड पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। द वैदिक टेक्स्ट मेंशन वुमेन स्कॉलर लाइक गार्गी एंड मैत्री, and women has access to education and religious discourse. However, over time, societal structure become more rigid, patriarchy norms started limiting women role. तो शुरुआत की बात एकदम करते हैं, एंशिएंट इंडिया में वुमेन का पोजीशन वाज अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया है आपने, आपने गार्गी और मैत्रेयी का एग्जाम्पल दिया है। ये ऐसी वुमेन थी जो बेसिकली लीड करती थी, अपने क्षेत्र की लीडर थी, बहुत ही एजुकेटेड महिला थी, और इन्हें बेसिकली सोसाइटल नॉर्म से बांधा नहीं गया था। इनफैक्ट सोसाइटी ने इसको इंकरेज किया था। लेकिन जैसे ये मेडिवल इंडिया में आते हैं, यहाँ आ जाता है द डिक्लाइन इन वुमेन स्टेटस। मेडिवल पीरियड saw a sharp decline in women's status. The introduction of sati, child marriage, and Purdha system restricted women freedom. Education and employment opportunity was almost non-existence. तो अचानक से हमें देखने लगा कि कैसे डिक्लाइन हो गया वुमेन, जो फ्रीडम वुमेन को एंशियंट इंडिया में था, मिडिवल इंडिया में आपको नहीं मिलता है। और फिर आता है कॉलोनियल पीरियड, द राइज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th and 20th century saw emergence of reform like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Savitri Bhai Phule, who fought against oppressive custom like sati and promoted women education. The independence movement led by Mahatma Gandhi saw greater participation of women, proving their ability to contribute to national development. सो यहाँ पे देखो, इन शॉर्ट हमें हमें पूरा फोकस ये नहीं करना है, हमें पूरा स्टोरी नहीं लिखना है, लेकिन इन शॉर्ट आप सोशल रिफॉर्म से लेकर के महात्मा गांधी ने जब महिलाओं को इनकरेज करा कि भाई वो फ्रीडम स्ट्रगल में सामने आए, इनसे भी वुमेन का पोजीशन जो है इंडिया में काफी स्ट्रांग हुआ।
इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ और लीगल और पॉलिसी रिफॉर्म क्या है? आफ्टर इंडिपेंडेंस, India adopted a constitution framework that provided equal right to women. However, while law were passed to ensure gender equality, implementation has often been inadequate. इसकी चर्चा अभी तुरंत मैंने किया कि कानून का बनना एक अलग पक्ष है और कानून का इम्प्लीमेंट होना एक दूसरा पक्ष है, ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। अब लीगल और पॉलिसी मेजर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके बेसिकली जो स्टेटमेंट आपने दिया है पोस्ट इंडिपेंडेंट, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इक्वल राइट टू वुमेन थ्रू वेरियस प्रोविजन। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आप सबने पढ़ा हुआ है। आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये सब आपने पढ़ा, इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पॉलिटी में आप लोगों ने इतना तो पढ़ाई हो और आप टेस्ट भी कर सकते हो। अगर ये नहीं पता है और या ये आर्टिकल्स आपको नहीं आ रहा है तो भाई गड़बड़ है। आपको ऑब्वियसली पॉलिटी के ये आर्टिकल्स तो बेसिक आर्टिकल, फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ये जरूर आने चाहिए। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फोकस ऑन गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी देखो यहाँ पे है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, पेड लीव और सिक्योरिटी फॉर वर्किंग वुमेन, और वुमेन रिजर्वेशन बिल, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट। तो रिजर्वेशन बिल है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये सारे, ये चार मुख्य है। वैसे ऐसे कई सारे आप एग्जांपल डाल सकते हो, मैंने चार एग्जांपल दिए। डिस्पाइट दीज लॉज एंड स्कीम, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पे गैप्स एंड सेफ्टी कंसर्न रिमेन परसिस्टेंट। इसके बाद भी आप कई बार जगह सुनते हैं कि ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, कई प्राइवेट और कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट नहीं होता है। वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो भी कई बार जो है अपने ट्रू स्पिरिट में बेसिकली आ नहीं पाता है, और कई तरह के इसमें सोसाइटल अनएक्सेप्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। क्या है सोशल डायमेंशन वुमेन एम्पावरमेंट का? वुमेन एम्पावरमेंट इज डीपली कनेक्टेड विद सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। While urban women have made significant progress in education and employment, rural women still struggle with issues like child marriage, domestic violence, and lack of access to healthcare. एकदम रियलिटी है। बिहार रूरल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बिहार। रीजनल डिस्पैरिटी क्या है? सदर्न स्टेट लाइक केरला एंड तमिलनाडु हैव हायर फीमेल लिटरेसी रेट एंड बेटर जेंडर इंडिकेटर। Northern state like Bihar, Uttar Pradesh continue to struggle with low female literacy, high maternal mortality and gender based maternal mortality। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, बच्चा जन्म देते वक्त मैटरनल मोर्टेलिटी उसी को कहते हैं, उनका डेथ बहुत ज्यादा होता है कई कारण से। एक तो हेल्थ इश्यूज है ही है, और जो एक थ्रू आउट नेग्लेक्ट रहा है वो उनके हेल्थ में, और प्रेगनेंसी के समय विशेष उन्हें जरूरत होती है हेल्थ की और सप्लीमेंट्स की, जो कि बेसिकली जेंडर बायसनेस के कारण नहीं मिल पाता। और जेंडर बेस्ड वायलेंस तो आपको गांव में काफी ऑफनली सुनाई देता है। बिहार स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो बिहार हैज वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। प्रोग्राम्स लाइक जीविका, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम्स है, हैव हेल्प्ड एम्प्लॉय रूरल वुमेन थ्रू इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए गए, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की गई है, लेकिन चाइल्ड मैरिज आज भी प्रेफरेंट है, लिमिटिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। चाइल्ड मैरिज के कारण कई बार महिलाओं को, बच्चियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है पढ़ने की जो उन्हें मिलनी चाहिए। इसके पीछे पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है? वुमेन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज क्रूशियल फॉर that address gender related issues. While India has prominent female leaders, Indira Gandhi, Jayalalitha, Mamata Banerjee, overall political representation remain low। पॉकेट्स में ऑब्वियसली ये लीडर जरूर हैं, लेकिन इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि भाई बंगाल में अगर कोई लीडर है या साउथ में कोई लीडर है तो इस कारण से वहां पे वुमेन जो एम्पावरमेंट है पूरी तरह से रीच हो गया। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अभी भी बहुत कम है। वुमेन इन पार्लियामेंट की बात करें, ओनली 15% ऑफ लोकसभा मेंबर आर वुमेन, फार बिलो 33% रिजर्वेशन दैट हैज बीन प्रपोज करने के बाद भी यहाँ गैप है। पंचायती राज सिस्टम, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नेंस, लीडिंग टू फीमेल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग एट ग्रास रूट लेवल। लेकिन अगेन यहाँ पे एक मैंने वो सिस्टम यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज फोकस आपका ये रहना, बट आपको पता है जिसको जो पंचायती राज सिस्टम में जो मुखिया पति एमपी का जो कंसेप्ट है वो बिहार जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा prevalent है। However, many women in politics still face gender bias, threat and lack of institutional support। बिल्कुल रियलिटी लिख देना है यहाँ पे, बिकॉज दैट इज व्हाट बेसिकली यहाँ पे मायने रखता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये सब तो ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन देखा, सोशल डायमेंशन देखा, लेकिन इकोनॉमी से ही सब कुछ चलता है। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है? वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, इंडिया फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज जस्ट 25.1, वन ऑफ द लोएस्ट ग्लोबली।
आप अगर आप में से बहुत लोगों को जिनका इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है, उनको वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स क्या है और उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, इसी से हम बेसिकली ये निकालते हैं। तो फिर आ जाता है जेंडर पे गैप। वुमेन इंडिया स्टिल अर्न 30% लेस देन मेन फॉर द सेम वर्क। सेम काम करती है, पेमेंट कम मिलता है, इसलिए कई जगह पे तो वुमेन को इसलिए रखा जाता है कि पेमेंट कम देना पड़े। एंटरप्रेन्योरशिप, women led businesses face funding challenges and lack of access to credit. सो अगेन प्रेफरेंशियल जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज की फैक्टर इन एम्पावरमेंट, बट ट्रेडिशनल सोसाइटल नॉर्म ऑफन रिस्ट्रिक्ट वुमेन फॉर परसुइंग कैरियर। बिकॉज एक इस तरह का हमारा नॉर्म्स बना है जिसमें वुमेन को कैरियर परस्यू करने से लेकर के एक तरह का जेंडर बायस हमें देखने को मिलता है। फिलोसफिकल और इथिकल डायमेंशंस क्या है? इंडियन फिलोसफी पर्सपेक्टिव, स्वामी विवेकानंद स्टेटेड देयर इज नो चांस फॉर वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड अनलेस कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। इंडियन फिलोसफी एम्फसाइज जेंडर इक्वालिटी एज अ मोरल ड्यूटी। अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, जीएस मिल इन हिज सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आर्ग्यू दैट complete without equal right for women। भाई 50% हमारा पॉपुलेशन का, विदाउट इंप्रूविंग दैट पर्टिकुलर 50%, आप किसी भी तरीके से बेसिकली पूरा ओवरऑल जो वेलबींग है सोसाइटी का देख ही नहीं सकते। अगर महिलाएं दुखी हैं, महिलाओं को सही राइट्स नहीं मिला, तो सोसाइटी का वेलबींग हो ही नहीं सकता। इथिकल डायमेंशन डायलमास की बात करें, शुड वुमेन एम्पावरमेंट कम थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन, रिजर्वेशन और ऑर्गेनिक सोशल चेंज? ये एक इथिकल डायलमा फिलोसफिकली में यही है कि क्या वुमेन एम्पावरमेंट समाज के द्वारा आना चाहिए, सामाजिक बदलाव। बिकॉज आप कानून तो कुछ भी बना दे, अगर समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो क्या ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू होना चाहिए? जैसे रिजर्वेशन है, लेकिन अभी जैसा मैंने बताया 15% ही है, 33% रिजर्वेशन कर रखा हमने, कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। और इस किस तरह से ये ऑर्गेनिक वुमेन एम्पावरमेंट हो, इसकी तरफ जरूर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लोबल कंपैरिजन। जैसा मैंने बताया था, ग्लोबल कंपैरिजन बहुत जरूरी है। डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंजॉय हाई लिटरेसी रेट, इक्वल वर्क अपॉर्चुनिटी, बेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर इशू लाइक जेंडर पे गैप एंड वर्कप्लेस हरासमेंट परसिस्ट। ये ध्यान रखना जरूरी नहीं, यू डोंट नीड टू बेसिकली पेंट अ रोजी पिक्चर, बिकॉज ऐसा है नहीं। आप और हम जरूर सोचते हैं कि यूएस चले गए, यूरोप चले गए और बहुत अच्छा होता है। जो वहां है उनको पता है कि वहां पे भी जेंडर पे गैप है, यूरोप में भी महिलाओं को सेम काम के लिए कम पेमेंट मिल रहा है। वर्क प्लेस हरासमेंट भी वहां बहुत कॉमन है, और इसमें कई तरह के मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल सारे हरासमेंट वहां पे काफी कॉमन है। अफ्रीका और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की बात करें, जेंडर बेस्ड वायलेंस ही ज्यादा है, एजुकेशन गायब है वहां पे, फोर्स्ड मैरिजेस हैं, और यहाँ पे वुमेन की स्थिति और भी खराब है। अगर हम एशिया की बात करें, इंडिया चाइना स्पेसिफिकली, चाइना हैज हायर परसेंटेज ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स ड्यू टू स्टेट पॉलिसी, वेयर इंडिया लैग्स ड्यू टू कल्चरल एंड सोसाइटल बैरियर। तो चाइना में वुमेन का पार्टिसिपेशन रिलेटिवली ज्यादा है, इंडिया में बेसिकली कल्चरल और सोसाइटल बैरियर के कारण ये रिलेटिवली कम है, चाइना से काफी कम है। और अगर हम बात करें ओवरऑल सिनेरियो में एशिया में, तो चूंकि ये दो कंट्री मेजर चंक बनाते पॉपुलेशन की, तो हमने केवल इन्हीं दो की बात की, हमारा कंसर्न भी यही है। इंडियन प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी इज बेटर देन मेनी डेवलपिंग नेशंस, बट लैग्स बिहाइंड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ये इम्प्रूवमेंट स्लो है और इसको और बेहतर किया जा सकता है। केस स्टडी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। सक्सेस स्टोरी, मैरी कॉम ओवरकमिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल टू बिकम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, मूवी देखा होगा आपने। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ध्यान रखना है कि आप ऐसे लिख रहे हो, आप एक क्वेश्चन को इलाबोरेट नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना पॉइंट प्रूफ करना है। किरण मजूमदार शो, आप किसी का भी एग्जांपल लिख सकते हो। बिल्ड बिटकॉइन, a leading biotechnology company breaking barrier in male dominated industry। ठीक है। जीविका प्रोग्राम बिहार empowered थाउजेंड ऑफ रूरल वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप, दैट इज एसएचजीज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरी है, किस तरह से महिलाएं या महिलाओं के रिलेटेड एक प्रोग्राम एक सक्सेस बेसिकली लाता है। चैलेंजेस, वुमेन इन रूरल एरिया स्ट्रगल लैक ऑफ एजुकेशन, अर्ली मैरिज एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस, पहले कह रखा। ऑनर किलिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू इन मेनी रीजन, कई रीजन में ये बेसिकली कंटिन्यू करते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्या ये ओवरऑल सिनेरियो है इसका? वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया इज वर्क इन प्रोग्रेस। इस बात को रखना है भैया, ना ही रियलिटी है ना ही मिथ है, इसके बीच का है, पार्ट में reality. While legal framework and policy reform have improved women access to education, employment, and political participation, deep-rooted patriarchal structure, safety concern, and regional disparity continue to hinder true empowerment. Again, उसके बाद ब्रिजिंग रीजनल गैप्स, बिकॉज लास्ट में हमें बताना है कि क्या कैसे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए।
Changing societal attitude and ensuring effective policy implementation are essential steps towards achieving real gender inequality. True empowerment is not just about law and economic opportunities, it requires a cultural and social transformation where women are treated as equal participants in all aspects of life. Only then we can say that women empowerment in India is truly a reality and not just a distant ideal. केवल ये आइडियल नहीं है, केवल ये सोच नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, ये रियलिटी है। सो मिथ और रियलिटी के बीच का बैलेंस ही दिखाना। इस तरह से अगर आप बैलेंस एंड वेल सप्लीमेंटेड ऐसे लिखते हैं तो आपको ऐसे में और इस तरह के ऐसे में बहुत फिलोसफिकल ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आप उठा सकते हैं। तो आज का ये सेशन यही हुआ। मैं नेक्स्ट में बिहार से रिलेटेड बिहार प्रोबेबल सेशन लेकर के आ रहा हूँ। सो दैट इज इट। थैंक यू।